20 अप्रैल दिन बुधवार, वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूं स्वाति रायना। हो जाइए तैयार बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जहांगीरपुरी में अतिक्रमण अभियान पर रोक लगाने के लिए आदेश। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने को कहा। रोक से पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर चला एमसीडी का बुलडोजर, ढाए गए अवैध निर्माण, विरोध करने वालों को पुलिस ने खदेड़ा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर डीडीएमए का बड़ा फैसला, पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना किया जरूरी, नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर देश को कल संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लाल किले की प्राचीर से होगा प्रधानमंत्री का भाषण। भारतीय आयुर्वेद को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए गुजरात में इकट्ठा हुए दिग्गज। पीएम मोदी ने कहा, आयुष में इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं अपार, विदेशी नागरिकों के लिए विशेष आयुष वीजा भी देने की कही बात। यूक्रेन और रूस में मध्यस्थता के लिए इजरायल तैयार, यरूशलेम में पुतिन और जेलेंस्की के बीच हो सकती है बातचीत। पांच दिनों की गिरावट के बाद खुला बाजार, निफ्टी करीब 200 अंक उछलकर हुआ बंद, सेंसेक्स करीब 600 अंक उछला। ऑटो, आईटी और इंफ्रा शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। अब देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट। पेट्रोल डीजल के बाद अब लोगों को महंगे बिजली बिल का झटका लग सकता है। इंपोर्टेड कोयले के दामों में 4 गुना बढ़ोतरी और डोमेस्टिक कोयले की सप्लाई में कमी की वजह से बिजली कंपनियां राज्यों को सस्ती दरों पर बिजली सप्लाई करने से हाथ खड़े कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो बिजली कंपनियों के साथ मौजूदा पावर परचेज अग्रीमेंट को रिव्यू करें ताकि आम लोगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं, पावर प्लांट के लिए देश भर में पर्याप्त कोयला है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने मार्च महीने का घरेलू एयर पैसेंजर का आंकड़ा जारी किया। इसके मुताबिक मार्च में घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक आधार सालाना पर 36.7% है। इस दौरान स्पाइस जेट का मार्केट शेयर पिछले महीने के 10.7% से घटकर 9.5% पर आ गया। इंडिगो का मार्केट शेयर 51.3% से बढ़कर 54.8% पर पहुंच गया है। मार्च में स्पाइस जेट का लोड फैक्टर पिछले महीने के 89.1% से घटकर 86.9% रहा। इंडिगो का लोड फैक्टर भी पिछले महीने के 85.2% से घटकर 81% पर आ गया। एचडीएफसी लिमिटेड ने अपनी सब्सिडियरी एचडीएफसी कैपिटल में 10% हिस्सा बिक्री के लिए अब आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से करार किया है। यह डील 184 करोड़ रुपए में होगी। इस सौदे के 30 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। एचडीएफसी लिमिटेड बाकी के 90% हिस्सा अपने पास रखेगी। इस डील के बाद एचडीएफसी कैपिटल का वैल्यूएशन 1840 करोड़ रुपए हो गया है। एचडीएफसी बैंक ने एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। यह बदलाव 2 करोड़ रुपए से कम के एफडी के लिए है। एफडी पर अब आपको पहले की तुलना में ज्यादा ब्याज का फायदा मिलेगा। 30 दिन से 90 दिन वाली एफडी पर बैंक 3% ब्याज दे रहा है। नए बदलाव के बाद 91 दिन से 6 महीने के एफडी पर 3.5% ब्याज मिलेगा। 3 साल से 5 साल तक की एफडी पर 5.45% ब्याज मिलेगा, जबकि 5 साल से 10 साल तक की एफडी पर 5.60% का ब्याज मिलेगा। एचडीएफसी बैंक की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए ममता सरकार 2 साल के अंतराल के बाद बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन कर रही है। कोलकाता में इस समिट का देश विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्घाटन किया। 2 दिन चलने वाले इस बिजनेस समिट के जरिए ममता सरकार देश विदेश के उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने की कोशिश करेंगी।
उद्घाटन समारोह में अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी समेत उद्योग क्षेत्र के कई दिग्गज मौजूद रहे। इस मौके पर अडानी ग्रुप ने राज्य में अगले 10 सालों में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है। इस बिजनेस सम्मेलन में 19 देशों के 250 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बीजेबीएस के इस छठे संस्करण में इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, टूरिज्म, इंडस्ट्रीज, एग्री एंड अलाइड एक्टिविटीज, इंटरनेशनल ट्रेड और माइनिंग, ऑयल एंड गैस जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। गांधीनगर में आयोजित ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने डब्ल्यूएचओ के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस का नाम तुलसी भाई रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बोलने उठे तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। पीएम ने कहा कि टेड्रोस ने उनसे गुजराती नाम रखने की गुजारिश की थी। पीएम ने कहा कि इसके चलते मैं आज से अपने दोस्त का नाम तुलसी भाई रखता हूं। तुलसी नाम रखने के पीछे का कारण बताते हुए पीएम ने कहा, तुलसी एक ऐसा पौधा है जो भारत की आध्यात्मिक विरासत में अहम जगह रखता है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर दावा किया है कि आज सुबह उनके घर पंजाब पुलिस पहुंची। इसे लेकर उन्होंने कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। ट्वीट में उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और पंजाब के सीएम भगवंत मान को चेतावनी दी। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस उनके द्वार पर पधारी है। उन्होंने आगे लिखा कि भगवंत मान को आगाह वो कर रहे हैं कि पंजाब के लोगों को दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को भी धोखा देगा। विश्वास ने लिखा कि देश उनकी चेतावनी याद रखे। पंजाब पुलिस ने कंफर्म किया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास के घर पुलिस गई थी। रोपड़ के एसपी हरबीर अटवाल ने इसकी पुष्टि की। पुलिस ने कहा कि विश्वास ने केजरीवाल पर खालिस्तान समर्थक होने के आरोप लगाए थे। इसी केस में कांग्रेस नेता अलका लांबा को भी नोटिस जारी कर पेश होने को कहा गया। खास बात यह है कि पुलिस ने इस मामले में शिकायतकर्ता का नाम छिपा रखा है। कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब के रोपड़ जिले के थाना सदर में केस दर्ज किया गया है। लांबा पर भी यही आरोप है कि उन्होंने अलग अलग चैनलों में इंटरव्यू देकर केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने का भी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि उनकी एंट्री तय हो गई है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से कह दिया है कि प्रशांत किशोर शामिल होंगे और वो 2024 के आम चुनाव के लिए रणनीति बनाने का काम करेंगे। लेकिन इस बार वो महज आउटसोर्स सलाहकार नहीं होंगे, बल्कि पार्टी के नेता की हैसियत से काम करेंगे। शनिवार से अब तक सोनिया गांधी की प्रशांत किशोर के साथ 3 मीटिंग हो चुकी हैं। इन बैठकों में प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल और एके एंटनी समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे। चारा घोटाला के मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत के लिए दाखिल याचिका पर सीबीआई की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। सूत्रों का यह कहना है कि सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि लालू ने इस मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है, जबकि लालू प्रसाद ने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्होंने इस मामले में 41 महीने जेल में बिता दिए हैं, जबकि सजा की आधी अवधि 30 महीने ही होगी। फिलहाल लालू यादव जेल बंदी के रूप में दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने को लेकर जोरदार राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि मोदी जी नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू करो। राहुल ने अपने विरोध में एक तीर से 2 निशाने साधे। उन्होंने एक तरफ जहां बीजेपी शासित प्रदेशों में इस तरह हिंसा के मामले में बुलडोजर चलाने पर सवाल उठाए, तो दूसरी ओर उन्होंने देश में शुरू हो रहे बिजली संकट को लेकर भी सवाल उठाया। दरअसल कई राज्यों में बिजली प्लांट में कोयले की कमी की वजह से बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। पंजाब के लुधियाना शहर की एक झुग्गी बस्ती में आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। सभी पीड़ित बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे। मरने वालों में पति पत्नी और 5 बच्चे शामिल हैं। घटना में परिवार का बड़ा बेटा बच गया, जो रात को अपने दोस्त के घर सोने के लिए गया हुआ था। फिलहाल आग लगने के कारण सामने नहीं आए हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई है। प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार पनडुब्बी आईएनएस वागशीर को आज मुंबई में समुद्र में उतारा गया। अब इसका समुद्री परीक्षण होगा और इसके बाद इसे विधिवत नौसेना में शामिल किया जाएगा।
वागशीर पनडुब्बी को लॉन्च करने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा सचिव अजय कुमार मौजूद थे। रक्षा सचिव ने कहा कि ये भारत के लगातार आत्मनिर्भर बनने की एक मिसाल है। इसे नौसेना में शामिल किए जाने के पूर्व कई परीक्षणों से गुजरना होगा। आईएनएस वागशीर को मार्च 2024 तक नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा सकेगा। ये समुद्री सीमा की निगरानी से लेकर हमले तक की क्षमताओं से लैस है। और आइए देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पारंपरिक औषधियों को ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने पर जोर दिया है। यही नहीं, डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने भी 25 सालों के अंदर भारतीय औषधियों के घर घर पहुंचने की उम्मीद जाहिर की है। आखिर भारतीय औषधियों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए क्या कुछ करना होगा और इसके लिए भारत दुनिया का न्यूट्रिशन और ट्रेडिशनल मेडिसिन का हब कैसे बन सकता है, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट भारत स्वास्थ्य विधाता। Ladies and gentlemen, let's welcome the dignitaries with a thunderous round of applause. आयुर्वेद को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए दुनिया भर के दिग्गज गुजरात के गांधीनगर में इकट्ठा हुए। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट में पीएम मोदी के साथ डब्ल्यूएचओ प्रमुख और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की संभावनाएं असीमित हैं। आयुष दवाओं, सप्लीमेंट और कॉस्मेटिक्स के उत्पादन में देश पहले ही तेजी देख रहा है। 2014 में जहां आयुष सेक्टर की वैल्यू $3 बिलियन से भी कम की थी, आज ये बढ़कर $18 बिलियन के भी पार निकल गई है। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल अब तक 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब से जुड़ चुके हैं और भरोसा है कि यूनिकॉर्न जल्द ही आयुष स्टार्टअप से उभरेंगे। अब तक भारत के 14 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप से भी यूनिकॉर्न उभर कर सामने आएगा। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 80% आबादी पारंपरिक औषधि और चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करती है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के 194 में से 170 सदस्य देशों ने पारंपरिक औषधि का इस्तेमाल करने के संबंध में जानकारी दी है। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गेब्रायसिस ने भी 25 सालों के अंदर भारतीय औषधियों के घर घर पहुंचने की उम्मीद जाहिर की है। इसके साथ ही भारत सरकार एक विशेष आयुष मार्क बनाने जा रही है। ये मार्क भारत में बने उच्चतम गुणवत्ता वाले आयुष उत्पादों पर लगाया जाएगा। भारत सरकार ने औषधीय पौधे उगाने में लगे किसानों को बाजार से जोड़ने पर भी जोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ चर्चा में दो खास मेहमान शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं अमित श्रीवास्तव, सदस्य न्यूट्रा टास्क फोर्स, साथ ही डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, सीनियर आयुर्वेदा हमारे साथ हैं। डॉक्टर परमेश्वर और साथ ही अमित, आप दोनों का स्वागत हम करते हैं अपने इस खास चर्चा में। सबसे पहले क्योंकि भारत स्वास्थ्य विधाता की हम बात कर रहे हैं, आयुष को घर घर तक पहुंचाने की न सिर्फ देश में बल्कि एक विश्व में एक बड़ी पहचान बनाने के रूप में, जिसका जिक्र आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। जब हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाने की बात करते हैं, अमित, आपसे समझना चाहते हैं, आसान रास्ता तो नहीं है, क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं? थैंक यू इस सवाल के लिए। इंडिया को अगर आयुष में ग्लोबलाइज करना है तो समय तो अच्छा आ चुका है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं साथ में। जैसे इंडिया में अब पीएलआई स्कीम्स चाहिए, स्पेशलाइज्ड पीएलआई स्कीम्स चाहिए, एचएसएन कोड्स को स्टैंडर्डाइज करना है, इंडस्ट्री प्रमोशन प्लेटफॉर्म्स और क्रिएट करने हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे एक न्यूट्रीफाइड। पिछले साल जब लॉकडाउन चल रहा था, इंडिया का न्यूट्रिशन इनोवेशन ग्लोबल कमर्शलाइजिंग 22 मिलियन का हुआ इस प्लेटफॉर्म के दौरान, एंड उसमें से 40% आयुष के इनोवेशंस थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और छोटे छोटे शहरों से ये इनोवेशंस आए हैं जो अभी ग्लोबलाइज हो गए हैं और बड़े लॉन्च हुए हैं। इनफैक्ट आयुष को और बड़ा बनाने के लिए
आज अभी जो गांधीनगर में जो इवेंट हुआ तो अपने में काफी बड़ा है। इसके अलावा 17 जून को वर्ल्ड का सबसे पहला इवेंट हो रहा है मुंबई में ताजमहल पैलेस में न्यूट्रीफाई सी स्वीट समिट, जिसमें 14 देशों के टॉप न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के सीईओज, वाइस प्रेसिडेंट मुंबई आ रहे हैं विद द मिशन कि इंडिया को अगर 2030 तक $100 बिलियन न्यूट्रिस्यूटिकल इंडस्ट्री बनना है, उसमें वो किस एरिया में इन्वेस्ट कर सकें, और उसके लिए एक अलग सेगमेंट बना हुआ है आयुष का, जिसमें उस पर बातचीत होगी उस दिन। तो पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, तो मुझे ये उम्मीद है कि चैलेंजेस, गुड थिंग इज कि हमको मालूम है चैलेंजेस क्या है, मालूम होगा तभी हम उसके सोल्यूशन निकालेंगे, और सोल्यूशन सब निकल भी रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर परमेश्वर, 80% जो आबादी है हमारी वो पारंपरिक औषधि पर निर्भर है। मतलब छोटे से छोटा अगर कोई मर्ज हो या बड़े से बड़ा कोई परेशानी हो, हम आयुर्वेद की तरफ जरूर देखते हैं और औषधियों का इस्तेमाल भी करते हैं, ना सिर्फ छोटे शहरों में बल्कि बड़े शहरों में भी। 170 देशों में हमने देखा पारंपरिक और औषधि का इस्तेमाल भी किया जाता है, और भारत तो आयुर्वेद की जननी है। इसमें इसको और बढ़ावा देने की जरूरत है। क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, पहले तो बहुत ही गौरव का विषय है कि आज पूरा विश्व जो है वो आयुर्वेद की ताकत को पहचानने लगा है, और बहुत ही अच्छे से एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। और एक फैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम हेल्थ फॉर ऑल की बात करें या प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें, तो एकमात्र साइंस जो सबसे उपयुक्त है और एकमात्र ऑप्शन मैं बोलना चाहूंगा वो आयुर्वेद है। लेकिन मेरा केवल इतना सा कंसर्न है कि हम जो है आयुर्वेद को इंडस्ट्री के और पैसों के से ना तोलें, बल्कि हम जन जन को स्वस्थ बनाने का मिशन लेके चले। हम एक तरह से हर व्यक्ति को, वो विश्व में कहीं भी हो, हम उस तक अच्छा स्वास्थ्य पहुंचाने का मिशन जो आयुर्वेद का रखेंगे, तो आयुर्वेद बहुत अच्छा फलीभूत होगा। और यहाँ पर मैं सचेत कर देना चाहता हूँ एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते कि अगर हम अपने आयुर्वेद को आज की साइंस पे परखने की कोशिश करेंगे, तो शायद हमारी कैपेबिलिटी वो नहीं है। मैं पूरे होशोहवास में कह रहा हूं, आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत ही सटल साइंस है, बहुत ही सूक्ष्मता वाला विज्ञान है। उसको आज के हमारे साइंटिफिक टूल परख नहीं पाएंगे। हाँ, जरूर जिन चीजों को हम परख पाए हैं, जैसे अर्जुन टैनिन्स हैं, हार्ट के लिए अच्छा होता है, नीम ब्लड प्यूरिफायर है, हल्दी एंटीसेप्टिक है, वासा डिमल्सेंट है, गले को अच्छा करती है, खांसी को अच्छा करती है। तो जहां जहां हम कर पाए हैं, वहां वहां हमने 100% चीजों को सही पाया है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज के पैरामीटर पे सिद्ध करते करते हम हजारों साल वेस्ट कर दें और अपने विश्व के स्वास्थ्य का जो मिशन है उसमें पीछे चले जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे फॉर्मुलेशन है, हमारी औषधियां हैं, जो हमारे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता वगैरह में लिखी गई हैं, ये ऑलरेडी प्रूवन मेडिसिन हैं, ये रिसर्च मेडिसिन हैं। तो मैं तो आज इस मंच के माध्यम से भारत सरकार को भी कहना चाहूंगा कि इस समय यदि मेरी दृष्टि से जरूरत है, तो वो जरूरत है कि हम जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है आयुर्वेद को लेकर के, जो हमारे कॉलेजेज हैं, उनको कितना स्टैंडर्डाइज हम कर दें, उनको कितना हम क्वालिटी मेंटेन कर दें, सो दैट बहुत अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियंस सोसाइटी में आए, मार्केट में आए। और देख लीजिए, अगर आप सोसाइटी में अच्छे प्रैक्टिशनर्स भेजेंगे, तो आपकी दवाओं को रिकॉग्निशन अपने आप पहले देश में मिलेगी और फिर वो ग्लोबलाइज होंगी, पूरे विश्व में वो फैलेगा। तो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते जो लगभग 20 साल से विशुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहा है, दिन में 100 पेशेंट्स को इन्हीं आयुर्वेदिक औषधियों को दे करके ठीक कर रहा है, वो रोग जो एलोपैथिक मेडिसिन से कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो पाते, वो गर्व के साथ कह रहा हूं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो पाते हैं। तो इस समय नीड ये नहीं है कि हम फॉर्मुलेशंस को चेक करें, क्योंकि बिल्कुल हमने देखा भी है ये ना सिर्फ इतने सालों से, मतलब ये दशकों नहीं, ये तो सेंचुरी पुराना जो वैद्य है या जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो हम उसका इस्तेमाल करते आए हैं। हमने इनफैक्ट कोविड के टाइम पे देखा, चाहे काढ़ा हो या चाहे फिर बाकी जो औषधियां हैं, उसका कितना हमने इस्तेमाल किया, प्रिवेंटिव मेजर के लिए कितना ज्यादा इस्तेमाल किया।
ये तो प्रूवन बात है, पर अमित जी मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे WHO के डीजी जो डॉक्टर टेड्रोस है वो भी कह चुके हैं कि आगे आने वाले जो 25 साल हैं न्यूट्रिशन और वेलनेस में भारत के हैं। अब ये समझना भी जरूरी है, सारी चीजों को कंसिडर करते हुए भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार है? मतलब 25 साल के लिए हम एक नींव, चलिए मानो हमने रख दी है, लेकिन प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन है? पहली बात, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू सर, हाँ, उनके हिसाब से यस, अगले 25 साल भारत रूल करेगा, बट ये मेरा कैलकुलेशन है और न्यूट्रीफाई टुडे का कैलकुलेशन है, और ये मानना है हमारा, वी आर वेरी क्रिस्टली कॉन्फिडेंट कि इंडिया अगले 100 साल तक, आई रिपीट, इंडिया अगले 100 साल तक न्यूट्रोस्यूटिकल्स एंड आयुष में रूल करेगा। हाँ, आज अगर आप देखें तो फिर आपको चैलेंजेस आते हैं, स्टैंडर्डाइज मेडिकल फार्मिंग, मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग नहीं है, फिंगरप्रिंटिंग ऑफ सप्लाई चेन नहीं है, बट यू नो व्हाट, सारे इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप ट्रेंड देखें तो इस फील्ड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स आने चालू हो गए हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है सप्लाई चेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर, प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं जो आयुष इंग्रेडिएंट्स या प्लांट्स का डेटा इंटरनेशनली अवेलेबल हो रहा है, जिसके चलते बाहर की कंपनी उसको स्टडी करके उसको अपने देशों में लॉन्च कर रही हैं। ठीक है, तो आई वुड से कि हाँ, 25 साल नहीं, ये 100 साल की बात है, और मैं 100 साल सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इंडिया में एटलीस्ट, इंडिया में 1700 मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, नाउ चैलेंज ये रहा है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में अगर आज के डेट में इनको कमर्शियलाइज करना है तो हमको क्लिनिकल क्लेम्स जनरेट करने पड़ेंगे, बिकॉज वो क्लेम्स के दौरान इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करेगी और यूज करेगी। हमने ऑलरेडी सक्सेस देखा है टर्मरिक का, हमने सक्सेस देखा है अश्वगंधा का, बकोपा का देखा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, और इसलिए देखा है क्योंकि क्लिनिकल वैलिडेशन हुआ उन सबका। एक कॉमन जो करंट प्रैक्टिसेस ऑफ एक्सेप्टेंस है मेडिसिनल प्लांट्स का, और इसके चलते आज के डेट में ये इंग्रेडिएंट्स रूल कर रहे हैं। कुछ $336 मिलियन का ये टोटल बिजनेस बन गया है ग्लोबली। तो इससे ये निकल के आ रहा है कि इस 1700 प्लांट्स को हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, क्लिनिकल वैलिडेशन करेंगे, और जैसे जैसे ये नए नए प्लांट्स इंटरनेशनल मार्केट एंटर करेंगे, आपको 100 साल भी कम पड़ जाएंगे मार्केट को रूल करने के लिए। सो इट इज अ वेरी परफेक्ट थिंग, एंड इनिशिएटिव्स जो अभी हुआ है गांधीनगर में, या जैसे ग्लोबल सी स्वीट समिट, इसमें 14 देश, आज तक इंडिया में कभी नहीं हुआ, लेकिन 14 देश के सीईओ अब इंडिया में आ रहे हैं। जून, जो मुंबई में सबसे गर्म पीरियड होता है, उसमें आ रहे हैं एक दिन के लिए, पूरा यही डिस्कस करने के लिए कि इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है न्यूट्रोस्यूटिकल्स आयुष में, जिससे कि वो ग्लोबल उसको एक्सपैंड कर सके। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ये 100+ इयर्स का स्टोरी है। एब्सोल्युटली डॉक्टर परमेश्वर, मतलब भारत का अपना एक आयुष मार्ग, एक आयुष चिन्ह, मतलब जिसको गुणवत्ता का एक स्टैंडर्ड माना जाता है, ये तो अपने आप में एक बहुत एक बढ़िया बात है कि एक आयुष मार्ग गुणवत्ता उत्पादों को दिया जाएगा। क्योंकि जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, उसमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से या समय के हिसाब से कैसे आगे बढ़ रहा है, वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है। दूसरा, जो बात की गई, जो सरकार आयुष वीजा जारी करेगी विदेशी नागरिकों के लिए, ये तो बढ़ावा, आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत बढ़िया कदम है जिस पर काम होने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा एक अवसर है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको समझना चाहिए। एटलीस्ट जो लोग आयुर्वेद के स्कॉलर्स हैं या आयुर्वेद सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, अब हमें टाइम आ चुका है, हमें परफॉर्म करना होगा। हमें देखिए, एक आप कुछ भी एडवर्टाइज करके या इनिशियली आप कुछ चीजों को मार्केट में फैला सकते हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिल सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा हम परफॉर्म करते हैं। हमें अपने हर्ब्स जो हैं उनको अच्छी क्वालिटी का कल्टीवेट करना होगा। फिर हमारे जो फॉर्मुलेशंस हैं उनमें क्वालिटी कंट्रोल जो है, देखिए अर्जुना कार्डियोटोनिक है, इसमें कहीं डाउट नहीं है, लेकिन अर्जुन को अच्छे रूप में उगाना और उससे अच्छे क्वालिटी मेडिसिन तैयार करना, और फिर कहां उसका इंडिकेशन बनता है वो चिकित्सक की देखरेख में ये डिसाइड करना। अब मुझे लगता है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
पूरे आयुष के लिए और हमारे देश के लिए, कि क्योंकि स्वास्थ्य मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी चीज है जो पूरे विश्व में सबसे अग्रणी बनेगी, और वो देश जो विश्व को स्वास्थ्य देगा वो डेफिनेटली केवल ग्लोरीफाई नहीं होगा बल्कि पूजा जाएगा। तो आई थिंक इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी और हमें इसे अच्छे से ग्रैस्प करना चाहिए, और डेफिनेटली ये मान करके कि हमारे जो शास्त्रों में लिखा है उसे हम अच्छे से क्वालिटी मेंटेन करते हुए, क्वालिटी कंट्रोल करते हुए उन औषधियों को हम तैयार करें, और हम अपने एजुकेशनल सिस्टम में अपने जो आयुर्वेदिक स्कॉलर्स हैं, जो हमारे कॉलेज में ग्रेजुएट्स तैयार हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट तैयार होना है, उनको सफिशिएंट मोटिवेशन दें, उनको सफिशिएंट एनकरेजमेंट दें, उनको सफिशिएंट ट्रेनिंग दें, सो दैट वो अच्छे से आयुर्वेद के डेप्थ को, आयुर्वेद के गुणों को लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज का हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, मुझे इस मंच पे कहने में कोई कोताही नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। आज अगर 100 लोग आयुर्वेदिक ग्रेजुएट निकलते हैं तो उनमें से मात्र 1% जो है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने में कैपेबल है। तो हमारी सरकार को अपने कॉलेजेस के कंडीशन को ठीक करके वहां के ग्रेजुएट्स को इतना मोटिवेट करना होगा, इतनी अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी कि वो सोसाइटी में आकर के आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करें। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप जनता को लाभ पहुंचाते हैं, अगर आप जनमानस को लाभ पहुंचाते हैं, तो आपको आज के पैरामीटर पे आपको कोई नहीं परखेगा। देखिए, अगर आपको कहीं कोई तकलीफ है और आपको पता लगता है कि यहां पर जाकर के एक अच्छा डिग्री होल्डर डॉक्टर एक नेचुरल तरीके से आपको ठीक कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उससे कोई साइंटिफिक प्रूफ मांगेंगे। तो इस समय रिक्वायरमेंट ये है कि हम अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर पैदा करें, हम क्वालिटी मेडिसिन प्रोड्यूस करें, हम अच्छे से हर्ब्स को कल्टीवेट करें, सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। और बेस्ट रिजल्ट पहले हमें अपने देश में अपनी जनता को देने होंगे, फिर देखिएगा कैसे आयुर्वेद धीरे धीरे ये ग्लोबली बन जाता है। और ये 8-10 फॉर्मूले नहीं, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मुलेशन, और जब हम 1000 फॉर्मुलेशन देंगे, हर बीमारी को हम अटेंड करेंगे, मुझे लगता है पूरा विश्व जो है वो आयुष वीजा के लिए अप्लाई करेगा। और वीजा के लिए 1 साल 2 साल 3 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। हर तरफ विदेशी होंगे और वो केवल हमारे पास स्वास्थ्य के लिए आएंगे, और हम उनके भगवान का नाम लेके, भगवान धन्वंतरि का नाम लेके उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ देंगे। बिल्कुल, तभी तो हम इसको भारत स्वास्थ्य विधाता कह रहे हैं। और हमारे देश में तो एक पूरा का पूरा आयुष मंत्रालय भी है। अमित जी, देश में आयुष सेक्टर के अगर प्रोग्रेस की बात करें, 2014 में $3 बिलियन का आयुष सेक्टर 2022 में बढ़कर $18 बिलियन के पार पहुंच गया। और जब हम स्टार्टअप्स की और यूनिकॉर्न की बात करते हैं, तो अब तक 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब से जुड़े हैं। वहीं जल्दी आयुष सेक्टर से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि और भी ज्यादा यूनिकॉर्न उभरेंगे। मतलब इतना पोटेंशियल है आयुष में कि आने वाले टाइम में यूनिकॉर्न भी बनेंगे, उभरेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्टर परमेश्वर ने भी बोला, एक तो उसमें लोगों का जुड़ना, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जुड़ना और नौकरियां बढ़ना, मतलब जॉब जनरेशन होना, तभी उस पर्टिकुलर सेक्टर के प्रोग्रेस को दर्शाता है। बहुत सही कहा। ये एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप की बात की है। ये आयुष में एक बहुत बड़ा चैलेंज था आज से 8-10 साल पहले। आपको जान के बहुत खुशी होगी, हालांकि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनता देख रही है। ये एक आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक काफी जाने माने PhD साइंटिस्ट हैं आयुर्वेदा के, जिन्होंने 20-25 साल में काफी रिसर्च किया आयुर्वेदा में, और उनको अवार्ड्स मिले, गवर्नमेंट के नेशनल अवार्ड्स मिले। बट साल भर में वो $1 करोड़ $250 मिलियन का एक रेवेन्यू जनरेट कर पाते थे। उनका जो इनोवेशन था वो दुनिया में पहुंच ही नहीं पा रहा था। थैंक्स टू प्रमोशन ऑफ आयुष, प्लेटफॉर्म्स बने, ग्लोबलाइजेशन हुआ। पिछले 1.5 साल जब लॉकडाउन चल रही थी, यही साइंटिस्ट आज आयुष का इनोवेशन लेके प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में मार्केट कर रहे हैं। यही स्टार्टअप जो 25 साल उनके चले गए, अब ये साल के $250 मिलियन से $3 मिलियन रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में हुआ जो भी हुआ है, और आज वो उस पैसे से इन्वेस्ट कर रहे हैं R&D और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैदराबाद में, जहां पर ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। सो दिस आई थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अभी दौर चला है, हाउ इट इज हेल्पिंग इंडियन इनोवेटर्स जो सालों से
मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, आज उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। अब आपने जैसे सवाल किया कि पहले इंडिया में $3 बिलियन था, अभी 18 बिलियन हो गया है। तो ये पिछले कुछ सालों का एकदम से जंप आया है। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि वेट एंड वॉच फॉर द क्वांटम जंप, क्योंकि क्वांटम जंप हम $200 बिलियन का बात कर रहे हैं। एंड इसके पीछे हमने काफी एक साल का पूरा स्टडी किया कैसे ये नंबर्स आएंगे। आप सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई कीजिए। मैंने अभी बोला था टर्मरिक, कुरकुमिन, अश्वगंधा, आप बकोपा की बात कर रहे हैं, इनका मिला के 336 या $340 मिलियन का ग्लोबल मार्केट है। इंडिया में नहीं मिलता है, बट ठीक है, इवेंचुअली इंडिया को भी इसका फायदा होगा। मैसेज यहाँ पर ये है, अगर हम एक बेसिक मैथमेटिक्स लगाएं कि 1700 ट्रेडेड डॉक्यूमेंटेड जो प्लांट्स हैं, जिनका ऑलरेडी काफी स्टडी हो रहा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, जैसे आपका RRL जम्मू, IIIM जम्मू है, तो ये सब जैसे जैसे क्लिनिकल वैलिडेशंस होंगे, ये 18 से जो 200 बिलियन का जर्नी है, क्लिनिकल वैलिडेशन, मेथड ऑफ फार्मिंग और सप्लाई चेन फिंगरप्रिंटिंग और सारा डेटा को ट्रांसपेरेंटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर विजिबल कराना, दिस इज व्हाट विल लीड टू द बिग जंप। नाउ जैसे मैंने कहा कि मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग, अब उसमें एक अलग इंडस्ट्री खड़ी हो गई जिसमें अब एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। सप्लाई चेन फिंगरप्रिंटिंग, IT इंडस्ट्री का पूरा एप्लीकेशन, इंडिया ऑलरेडी IT लीडर है, इसका एप्लीकेशन चालू हो चुका है। एक दो बहुत सक्सेस स्टोरीज आए हैं, बड़े बड़े कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं अब इंडिया में इसके ऊपर। तो मेरा तो ये मानना है कि 3 से 18 मत देखिए, अब 18 से 200 देखिए, और उसका जर्नी इज व्हाट आवर कंट्री हैज टू मैप। उसका जो हमारे हर्डल्स हैं, वो हर्डल्स हमको मालूम है, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। हर्डल मालूम है तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कुछ की हर्डल्स आपको शेयर की अभी। बहुत धन्यवाद करेंगे दोनों ही खास मेहमानों का इस बहुत ही जरूरी में हम सबके साथ शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से आयुष को, औषधि को पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अब और भी ज्यादा प्रचलित करने की तैयारी भारत कर चुका है। अमित श्रीवास्तव और साथ ही डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, बहुत धन्यवाद एक बार फिर से करेंगे आपका। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी कल लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी का ये संबोधन होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। ये पहला मौका है जब पीएम मोदी किसी धार्मिक कार्यक्रम पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप महाद्वीप और विदेशों से कई प्रमुख हस्तियां समारोह का हिस्सा होंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख राजधानी दिल्ली में अब एक बार फिर से मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। डीडीएमए की बैठक में बढ़ते मामलों के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा स्कूलों को बंद नहीं करने का निर्णय भी लिया गया है। स्कूलों के संचालन के लिए विशेषज्ञों से ली गई सलाह के आधार पर एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया लागू की जाएगी। जल्द ही आपको एक आम बैंक ब्रांच के साथ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स भी देखने को मिलेगी। डिजिटल बैंक यूनिट्स के जरिए आप सभी सेवाओं को डिजिटल तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। इस रिपोर्ट में समझिए कैसे। डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक का सेटअप तैयार करने की प्लानिंग कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बैंकिंग के अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC की स्थापना करने की भी योजना है। भारत के 3 सबसे बड़े पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म आधार, UPI और कोविन दुनिया के सामने आए। इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। बता दें कि आधार सबसे बड़ी डिजिटल पहचान है, वहीं UPI सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट ऐप। कोविन के माध्यम से देश में 150 करोड़ से भी ज्यादा टीकाकरण हो चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि डिजिटल प्रोग्राम से हर वर्ग के लोगों का जीवन काफी आसान हुआ है। सबसे बड़ी बात ये कि ये यूनिट्स 24 घंटे और 7 दिन काम करेगी, यानी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी बैंक सर्विसेज हासिल कर पाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सस्ते होम लोन का दौर खत्म होने वाला है क्योंकि एसबीआई ने एमसीएलआर को 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा ने एमसीएलआर 5 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए हैं। एमसीएलआर वो रेट होती है जिसके आधार पर बैंकों की ओर से दिए जाने वाले कर्ज की ब्याज दर तय होती है। तो क्या आने वाले दिनों में दूसरे बैंक भी एमसीएलआर बढ़ा सकते हैं? देखिए रिपोर्ट। महंगे होम लोन और कार लोन के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा ने मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर को 10 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया है। इसका सीधा असर होम लोन सहित सभी तरह के लोन की ब्याज दरों पर पड़ेगा। एमसीएलआर वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर बैंक कर्ज दे सकता है। सरल भाषा में कहें तो एमसीएलआर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तय किया गया एक ऐसा स्केल है जिसके आधार पर कमर्शियल बैंक किसी कर्ज पर ब्याज दर तय करते हैं। एमसीएलआर जितने कम समय के लिए होगा, बैंकों को जोखिम उतना कम होगा। इसलिए बैंक्स कम अवधि के लिए एमसीएलआर की दरें कम रखते हैं। ज्यादा समय के लिए लोन में जोखिम भी अधिक होता है, ऐसे में इनका एमसीएलआर भी ज्यादा होता है। ये भी जानना जरूरी है कि बैंक जितने भी तरह के कर्ज बांटते हैं उनमें एमसीएलआर लिंक्ड लोन की हिस्सेदारी 53% के करीब होती है। आपको समझाते हैं कि किन बैंकों ने कितना एमसीएलआर बढ़ाया है और इसका लोन लेने वालों पर कितना असर पड़ने वाला है। एसबीआई की बात करें तो इसने अपने एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई दरें 15 अप्रैल से प्रभावी भी हो गई हैं। बैंक के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर होम, ऑटो या पर्सनल लोन लेने वालों पर पड़ेगा। ये सारे लोन महंगे हो जाएंगे और ईएमआई बढ़ जाएगी। एसबीआई ने एक दिन से 3 महीने तक के लिए एमसीएलआर को 6.65% से बढ़ाकर 6.75% कर दिया है। वहीं 6 महीने तक के लिए इसे 6.95% से बढ़ाकर 7.05% कर दिया है। एक साल के लिए एमसीएलआर की दर 7.1% होगी। वहीं 2 और 3 साल के लिए एमसीएलआर को 7.3% और 7.4% कर दिया है। 3 साल से एसबीआई ने इस रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक ने अपने एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। इसी महीने की 8 अप्रैल को आरबीआई पॉलिसी में भले ही दरें नहीं बढ़ी हों, लेकिन रिजर्व बैंक ने आगे दरें बढ़ाने के संकेत जरूर दे दिए हैं और यही वजह है कि बैंकों की तरफ से अब इसमें बढ़ोतरी शुरू हो गई है। एमसीएलआर बढ़ाने से सभी तरह के कर्ज महंगे होने तय माने जा रहे हैं। ऐसे में घर और कार खरीदारों के लिए अच्छा मौका है कि लोन पर ब्याज दर और बढ़ने से पहले मौके का फायदा उठा ले, वरना नया होम, ऑटो लोन रेट आ जाने के बाद उन्हें महंगी दर पर कर्ज लेना होगा। बैंकों के एमसीएलआर की दर बढ़ाने से एक बात साफ हो गई है कि आने वाले दिनों में आरबीआई पॉलिसी रेट में बदलाव कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको देश बाजार का अपडेट। 5 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बाजार संभला। निफ्टी करीब 200 अंक उछलकर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 600 अंक उछला। ऑटो, आईटी और इंफ्रा शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी रही। हमारे सहयोगी अरमान हमारे साथ है। अरमान, बाजार में आज मिला जुला कारोबार जरूर देखने को मिला, पर 5 दिनों की गिरावट पर ब्रेक जरूर लगा। एक्शन कहां था और वजह क्या रही? 5 दिनों की लगातार मंदी के बाद आज पहली बार अब मार्केट पॉजिटिव बंद हुए। अब टॉप निफ्टी के कौन से गेनर्स थे जिन्होंने इस तेजी को सपोर्ट करा, जिसमें बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट सीमेंट सेक्टर में ही अच्छा खासा गेंस देखा गया कि उसका बेसिक रीजन था जो एसीसी सीमेंट के जो नतीजे आए थे, जो अनुमान से अच्छे आए थे, उस कारण उसने पूरे सीमेंट सेक्टर को पुश करा। अगर आप अदर गेनर्स में देखेंगे तो वहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर, कैप्री ग्लोबल, इंगरसोल, गुजरात एल्कलीज क्योंकि जो केमिकल सेक्टर है उसमें भले कॉस्टिक सोडा हो, सोडा ऐश हो या अदर केमिकल्स में, उसमें ग्लोबली भी अच्छी तेजी देखी गई। उस कारण केमिकल सेक्टर भी पूरा फोकस में रहा। अब फोकस में कौन से स्टॉक रहे? एमआरपीएल, क्योंकि जहाँ पर जो सिंगापुर के जो जीआरएम्स के जो मार्जिन आए थे वो अच्छे आए हैं। एलएनटी, इन्फोटेक, एसीसी जिनके नतीजे आए थे, एसीसी का जैसा मैंने आपको बताया कि नतीजे अनुमान से बेहतर आए थे, और वीआरएल लॉजिस्टिक्स जिसने एक एमओयू साइन किया था। अब
निफ्टी के टॉप लूजर्स कौन कौन से थे, उसमें बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और JSW स्टील, जिन पर खासा दबाव देखा गया। अब दूसरे लूजर्स की सूची में कौन कौन से थे, उसमें भारत डायनामिक्स है, एंजल वन है और परसिस्टेंट सिस्टम है। बाकी कुछ कॉल्स ऐसे हैं जैसे मारुति सुजुकी हुआ, सोना BLW हुआ, अल्ट्रामरीन पिगमेंट, जो हमारे चैनल पर आपको कॉल आपको बाय या सेल करने के दिए गए थे, वो उनमें आपको अच्छा रिटर्न मिला होगा। इसी के साथ अगर समअप किया जाए तो 5 दिन की मंदी के बाद आज ये छठे दिन अच्छा ब्रीदर मार्केट को देखने को मिला। हमारे साथ है सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं। कम से कम बाजार में कुछ हरियाली तो नजर आई। क्या ये टिकाऊ, इसको समझे और आगे की स्ट्रैटेजी बाजार पर क्या रखने की सलाह देंगे? बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले 5 दिनों की भारी गिरावट के बाद आज हमारे बाजार में एक अच्छी खासी तेजी हुई, पर्टिकुलरली लेड बाय रिफाइनरी स्टॉक्स, जिसमें रिलायंस का भी कंट्रीब्यूशन था, BPCL था, फिर IT स्टॉक्स जो पिछले कुछ दिनों से पिटे हुए थे वहां पे भी थोड़ी बहुत तेजी हुई है, जैसे TCS, इन्फोसिस वगैरह में, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। और सीमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा किया, पर्टिकुलरली ACC, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट। तो ये जो आज की तेजी है एक ब्रीदर है। और बाकी बाजार में वैसे इन लेवल्स पे मैं तो बुलिश हूँ बाजार में इन लेवल्स पे, बट थोड़ा कॉशियस, थोड़ा बाजार डिफिकल्ट या एक कंफ्यूजिंग बाजार है, बट एक कॉशियस अप्रोच लेते हुए स्टॉक स्पेसिफिक होके मुझे लगता है अच्छे स्टॉक्स में इन गिरे हुए लेवल्स पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रखने की सलाह इस बाजार में विकास सेठी जी की राय। बहुत धन्यवाद करेंगे सर शो में शामिल होने के लिए। चीन और पाकिस्तान जैसे चालबाज देशों से घिरा भारत ये जानता है कि ऐसे देशों का सामना करने के लिए उसे हमेशा तैयार रहना होगा। और ये तैयारी सिर्फ हथियारों को तैनात करके नहीं होगी, बल्कि उन हथियारों की क्षमता को भी समय समय पर बढ़ाना होगा। भारत ने अपने एक ऐसे ही हथियार की मारक क्षमता को बढ़ाया है। INS दिल्ली से ब्रह्मोस मिसाइल की ये उड़ान भारत की ताकत के बढ़ते हुए ग्राफ को दिखा रही है। ये बता रही है कि भारत अपने अत्याधुनिक हथियारों की क्षमता को समय समय पर मजबूत करता रहता है, ताकि ये हथियार जब चाहे, जहां चाहे इस्तेमाल किए जा सके। मंगलवार को DRDO ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अपग्रेडेड एयर वर्जन का परीक्षण किया। पहले मिसाइल को सुखोई 30 MKL से फायर किया गया, जिसने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। उसके बाद इस अपग्रेडेड एयर वर्जन को INS दिल्ली से लॉन्च किया गया। यह परीक्षण भी सफल रहा। इस नए अपग्रेडेड वर्जन की मारक क्षमता 800 किलोमीटर की है। यानी अब ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के इस अपग्रेडेड वर्जन को लड़ाकू विमान और जंगी जहाजों से फायर किया जा सकता है, ताकि दुश्मन को कहीं भी और कभी भी जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 56वां दिन है। रूसी हमले तेज हो चुके हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी इस बात को मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि युद्ध अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध का 56वां दिन है, लेकिन उम्मीद के विपरीत ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अब तो रूसी हमले और ज्यादा तेज हो चुके हैं। रूस ने एक तरफ से यूक्रेन पर हमले का अपना प्लान 2.0 एक्टिव कर दिया है। मतलब अब यूक्रेन के शहरों पर रूस जल्द से जल्द कब्जा करने में जुट गया है। इन तस्वीरों को देखिए, ये खार्किव पर हमले की ताजा तस्वीरें हैं। खार्किव पर रूसी हमले बीते कुछ दिनों में काफी तेज हो गए हैं। मंगलवार को खार्किव पर हुए हमले में 4 लोगों के मरने और 16 लोगों के घायल होने की खबर है। हमले की वजह से कई बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद चारों ओर लाशें दिख रही हैं। खार्किव के अलावा रूस ने कई और शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। इस बात को अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मान रहे हैं। Інтенсивність вогню російських військ на Харківському напрямку, на Донбасі, в Дніпропетровській області значно зросла. Вони так само, як і раніше, вважаються для себе нормальними мішенями, звичайно, житлову інфраструктуру.
अब इन तस्वीरों को देखिए। पूर्वी यूक्रेन का इलाका जिसे डोनबास कहा जाता है, वहाँ भी रूसी हमले तेज हो चुके हैं। डोनबास इलाके के क्रामाटोर्स्क में रूसी हमले में एक यूक्रेनी नागरिक के मरने की खबर है। यूक्रेन पहले ही कह चुका है रूस का अगला निशाना डोनबास है। वहीं रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने भी ये दावा किया है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क शहर को मुक्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। इस युद्ध में यूक्रेन भी लगातार रूस को करारा जवाब दे रहा है। यही वजह है कि ये युद्ध 56वें दिन भी जारी है। इन तस्वीरों को देखिए जिसे यूक्रेन ने जारी किया है। चेर्नोबिल की इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि कैसे रूसी सैनिक यहां से जा चुके हैं। रूस ने बीते कुछ दिनों में अपने हमले जिस तरीके से तेज किए हैं, उससे लगता है कि अब ये युद्ध निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। हालांकि यूक्रेन जवाब दे तो रहा है, लेकिन ये जवाब अब धीरे धीरे कमजोर होता दिख रहा है। कीव से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात उस खबर की जिससे आप और हम सब जुड़े हुए हैं, मतलब सैटेलाइट प्रणाली खतरे में है। CESSI यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज ने कहा है कि सूर्य से विपुल सौर चमक पैदा हो रही है, जिससे सैटेलाइट प्रणाली प्रभावित हो सकती है। कोलकाता स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में सेसी के एसोसिएट प्रोफेसर नंदी ने कहा है कि इस सौर चमक से रेडियो संचार, इलेक्ट्रिक बिजली ग्रिड, नौ वाहन सिग्नल पर असर पड़ सकता है और अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ये इस चमक को एक्स श्रेणी में रखा जाता है, जो सबसे तेज चमक है। नंदी ने कहा कि सेसी ने एक्स श्रेणी की चमक के उत्पन्न होने का अनुमान पहले ही लगाया था। अब सेसी के वैज्ञानिक इस चमक के प्रभाव का भी अध्ययन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने यूपी में गुंडे और माफिया की नाक पे दम कर दिया। अब बुलडोजर मध्य प्रदेश और गुजरात होता हुआ दिल्ली आ पहुंचा। जिस जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को जमकर पत्थर चले, बवाल हुआ, आज उसी जहांगीरपुरी में बुलडोजर ने धमाल मचा दिया। अतिक्रमण हटाने के लिए नॉर्थ एमसीडी के 9 बुलडोजर पहुंचे और देखते ही देखते कई अवैध कब्जे ध्वस्त हो गए। जहां हुई हिंसा वहां पहुंचा बुलडोजर, जहां चले पत्थर वहां पहुंचा बुलडोजर। जहांगीरपुरी में ऑपरेशन बुलडोजर। दंगा करोगे तो बुलडोजर चलेगा। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस जगह पर बवाल हुआ, उसी जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर की गर्जना है। करीब 120 मिनट का एक्शन और बढ़ गई टेंशन। बुलडोजर 9, लेकिन मकसद एक, अतिक्रमण हटाओ। तो देखते ही देखते जहांगीरपुरी के ब्लॉक चौक से काली मंदिर तक के अतिक्रमण का काम तमाम हो गया। न मस्जिद के गेट का अतिक्रमण बचा, न गणेश गुप्ता की 55 साल पुरानी जूस की दुकान, न राकेश के भाई दिलीप की दुकान, न रहीमा की टपरी बची। जहां जहां अतिक्रमण था, वहां वहां बुलडोजर का एक्शन था। अतिक्रमण हटाने का इरादा पक्का था तो तैयारी पूरी थी। सुबह 8:30 बजे से ही भारी फोर्स की तैनाती शुरू कर दी गई। कार्रवाई से पहले इंतजाम पुख्ता कर लिए गए। सड़क पर पुलिस वालों की तैनाती थी, सुरक्षा बल के जवान थे और आसमान में ड्रोन निगरानी के लिए उड़ान भर रहे थे। सुबह 9:30 बजे अतिक्रमण की वीडियोग्राफी भी की गई और फिर बुलडोजर के एक्शन से कुछ देर पहले सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। सुबह 10:30 बजे गरजते हुए बुलडोजर जहांगीरपुरी में धमक आए और 11:15 बजे बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। एमसीडी के बुलडोजर ने मस्जिद का गेट ढहा दिया, तो वहीं आसपास की कई दुकानों के अतिक्रमण का भी काम तमाम कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 6 फीट तक का अवैध कब्जा हटाया गया। मस्जिद के पास की जो सड़क
पहले सकरी नजर आ रही थी, वो इस एक्शन के बाद चौड़ी दिखने लगी। कब्जा अवैध था, लेकिन बुलडोजर जब मस्जिद तक पहुंचा तो कई लोग भड़क गए, विरोध भी हुआ, लेकिन सुरक्षा बलों के आगे किसी की नहीं चली। जी मीडिया की टीम ने उस शख्स से भी बात की जिसकी दुकान मस्जिद के ठीक बगल में थी। जावेद नाम के इस शख्स ने माना कि बुलडोजर अवैध निर्माण पर ही चला है। दुकानें तोड़ी हैं या जो अवैध कब्जा किया हुआ था वो हिंदुओं ने भी किया हुआ था, मुस्लिमों ने भी किया हुआ था, उन सब की तोड़ी है। तो इसे हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्या कहें? नहीं, ये तो जी जो सबके साथ है वही है जी। फिलहाल बुलडोजर पर ब्रेक लग गया है, लेकिन कल दोबारा इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पर यह साफ है कि अब दिल्ली में भी अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर काम पर है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, राजू राज और शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहांगीरपुरी में नॉर्थ एमसीडी का बुलडोजर चला तो हंगामा मच गया। सियासतदानों के साथ कुछ लोगों ने इस कार्रवाई को मजहबी रंग देने की कोशिश की। आरोप लगाया गया कि एमसीडी ने एक तरफा कार्रवाई की है। बुलडोजर चला है, बस वो कर दिया इन्होंने, यहाँ बचा लिया, ये तोड़ दिया, दिख गया, वो सबको साफ दिखाया। देखिए, रास्ता तो साफ सुथरा होना ही चाहिए। न हिंदू न मुसलमान, बुलडोजर पर कैसा संग्राम। मजहब नहीं, सिर्फ अतिक्रमण देखता है बुलडोजर। तरीके से बुलडोजर ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर नॉर्थ एमसीडी का बुलडोजर चला तो फिर क्या दुकान, क्या रेहड़ी पटरी, क्या दीवार, क्या सड़क पर बनाई गई मस्जिद की गेट, क्या टीन शेड और क्या कबाड़ का भंडार, कुछ नहीं बचा। अवैध तरीके से बनाई गई हर चीज का नामो निशान मिटा दिया गया। 120 मिनट में 9 बुलडोजर ने ब्लॉक चौक से काली मंदिर तक अवैध निर्माण को ढहा दिया। 6 फीट तक सड़क को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया गया। नॉर्थ एमसीडी की इस बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। सवाल टाइमिंग को लेकर, सवाल अवैध निर्माण करवाने वाले लोगों के मजहब को लेकर, सवाल एमसीडी की नीयत को लेकर। मंसूबाबंद तरीके से एक कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को दे रही है, बल्कि बीजेपी ने इन मुसलमानों पर जंग का ऐलान कर दिया है। सियासतदान ही नहीं, जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक के रहने वाले लोगों की भी माने तो ये कार्रवाई 16 अप्रैल के बदले के तौर पर की गई। जानबूझकर एक धर्म विशेष को निशाना बनाया गया। तरफा कार्रवाई किया है ना सर। जब मस्जिद की गेट टूटी तो मंदिर की भी टूटनी चाहिए ना। अब नजर आ रही है, पहले नजर नहीं आए थे, अब हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नजर आए, रही है इसलिए तो तोड़ा। सवाल यह है कि कौन सा कारोबार, वो कारोबार जो गैर कानूनी तरीके से बनाई गई छत के नीचे चल रहा था, वो कारोबार जो सड़क पर अतिक्रमण कर किया जा रहा था, या वो कारोबार जो सार्वजनिक संपत्ति पर कबाड़ फैलाकर धड़ल्ले से चल रहा था। खैर, हमारी कोशिश ये जानने की थी कि एमसीडी की कार्रवाई में क्या एक धर्म विशेष को ही टारगेट किया गया। लिहाजा हमने सी ब्लॉक के आसपास उन इलाकों की पड़ताल की जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों पर था। यहां हमारी मुलाकात कुछ हिंदू दुकानदारों से भी हुई। ये भी एमसीडी की कार्रवाई से नाराज नजर आए।